अध्याय 38 फूमेई। युवा महिला और सूम्यू की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन उसके चलने का तरीका बहुत अधिक वयस्क था और उसके कूल्हे आकर्षक ढंग से हिल रहे थे। लुभाने की 1000 अलग अलग तकनीकों के साथ उसकी छाती से भयंकर लहरें आ रही थीं, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग बेहोश हो रहे थे। इतनी कम उम्र में उनमें पहले से ही एक परिपक्व महिला की छवि थी। बात सिर्फ इतनी थी कि यह हवा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए ये थोड़ा अप्राकृतिक लग रहा था। फूमेई, जब उसने इस युवा महिला को देखा तो सूम्यू की अभिव्यक्ति बदल नहीं सकी। उसका मुंह मुस्कुराहट में फैल गया और उसकी नजर उसके शरीर पर पड़ी। अनजाने में उसने एक कॉलर निगल ली। टीएल लोल उसके नाम का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी है। सूम्यू को घूरना बंद करो, तुम शर्मनाक हो। यहाँ तक कि सूम्यू ने भी इस हद तक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यूनतियान जैसे कम आत्मनियंत्रण वाले अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दें। प्रत्येक जोड़ी आंखें ड्रैगनफ्लाइज और टिड्डियों की आंखों की तरह थीं, जो फूमेई के शरीर से चिपकी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने उस सुविकसित आकृति को देखा, उनकी सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी और उनकी शर्मनाक आंतरिक आत्माएं प्रकट हो गईं। हालांकि पूरे देश में सुंदर लड़के और लड़कियां दुर्लभ नहीं थीं, फूमेई जैसी असाधारण सुंदरता वाले लोग बेहद दुर्लभ थे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह केवल 15-16 साल की लड़की थी और उसकी त्वचा अभी भी इतनी कोमल थी कि यह नवीनतम निविया त्वचा क्रीम का उपयोग करने वालों के लिए भी पहुंच से बाहर थी, जिसने उसके शरीर की मारक शक्ति में घातकता जोड़ दी थी। लियूनतियान और अन्य अभी भी युवावस्था में ही लड़के थे, साथ ही उनकी ऊर्जावान की हुई ऊर्जा भी थी, इसलिए जब उन्होंने ऐसा उत्तेजक दृश्य देखा तो उनकी प्रतिक्रिया कल्पनाशील थी। लेकिन स्काई टॉवर के मंडप से लड़कों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं ने फूमेई को नाराज या निराश नहीं किया। इसके विपरीत वह उनकी प्रतिक्रियाओं का आनंद ले रही थी। उसने अपने मुंह पर प्यारा सा हाथ रखते हुए कहा, कुतिया कृपया ऐसा नहीं कहा, वास्तव में नहीं, ऐसा लगता है कि छोटा भाई इस बड़ी बहन को पहचानता है। सूम्यू को थोड़ी खांसी हुई और उसने खुद को अपनी अभिव्यक्ति सीधी करने के लिए मजबूर किया। अपना चेहरा थोड़ा लाल करके उसने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें पहचानता हूँ। चेंग शाओफैंग स्टॉर्म हाउस में टेम्पर्ड बॉडी चिकित्सकों के नेता थे, जबकि फूमेई ब्लड ग्रुप में उनके लिए नेता थे, और इस महिला की व्यक्तिगत स्थिति सामान्य नहीं थी, क्योंकि वह ब्लड ग्रुप के मास्टर की बेटी थी। ये सिर्फ इतना था कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि ब्लड ग्रुप के मास्टर हुमान ने उस पर नियंत्रण नहीं किया था और उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दी थी। हालांकि फूमेई अभी भी युवा थी, लेकिन उसके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। केवल आज वह चेंग शाओफैंग के साथ क्यों घूम रही थी, इसका कारण एक रहस्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी उसके अधीन आ गया हो? ये सोचकर सूमू को बेहद ईर्ष्या होने लगी। पहले वह महिलाओं के साथ चेंग शाओफैंग की किस्मत को लेकर ईर्ष्यालु था, लेकिन अब वह एक महिला के वश में हो गया था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो न केवल सू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी, बल्कि जब उसने चेंग शाओफैंग की ओर फिर से देखा तो उसके चेहरे पर अवमानना की झलक दिखाई दी। उसकी टकटकी ने चेंग शाओफैंग को बेहद असहज कर दिया, जबकि स्काई टॉवर मंडप के लोगों की निगाहें अभी भी फूमेई के शरीर पर टिकी हुई थी, जो चारों ओर घूम रहा था। सूम्यू उसे घूर रहा था और उसे बुरे मूड में डाल दिया। उस क्षण वह कुछ कदम आगे बढ़ा और फूमेई के बारे में उनका दृष्टिकोण काट दिया। इस आकस्मिक प्रतीत होने वाली हरकत के कारण फूमेई ने मनोरंजन के लिए अपने होंठ भींच लिए। सूम्यू, अपने लोगों को रास्ता बनाने के लिए कहो, चेंग शाओफैंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। उन्होंने शिष्टाचार के कुछ शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। सूम्यू ने केवल हे का उपहास किया। महान सड़क आकाश तक जाती है, हर कोई अपने रास्ते पर चलता है, तो हम आपका रास्ता कैसे रोक सकते हैं? टीएल हे एक ध्वनि प्रभाव की तरह है जिसे लेखक ने शामिल किया है। मैंने भी किया क्योंकि यह अजीब लगता है। हाँ, चेंग शाओफैंग ने धुंधली अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। अगर मैं एक तरफ न हटूं तो क्या होगा? सूम्यू ने एक उपाय पूछा, क्योंकि दो लोगों के बीच तनाव और घर्षण रातों रात विकसित नहीं हुआ था। इसके कारण वे एक दूसरे के तरीकों के बारे में बहुत स्पष्ट थे, तो सूम्यू को किस बात का डर था? छोटा भाई चेंग, छोटा भाई सू का यहाँ खड़ा होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, हम बस एक चक्कर लगा सकते हैं। तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, फूमेई ने अचानक आकर कहा। ऐसा लग रहा था कि वह समस्या को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह आग को भड़का रही थी। सूम्यू ने गुप्त रूप से उसे फूहड़ कहा, क्योंकि इस महिला का दिमाग वास्तव में बहुत खराब था। जैसे ही वह ब्लड ग्रुप की सदस्य बनी, वह स्काई टावर पवेलियन और स्टॉर्म हाउस के बीच दुश्मनी के चरम पर पहुंचने और लड़ाई भड़कने के लिए बहुत उत्सुक थी। जैसे ही चेंग शाओफैंग ने फूमेई के शब्द सुने, उनकी मूल रूप से झिझक भरी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई और निर्णायक बन गई। उपहास करते हुए उसने कहा, यदि तुम अभी नहीं चेते तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसने जानबूझकर फूमेई के सामने सख्त व्यवहार किया। अब वह कैसे पीछे हट सकते थे? फूमेई के मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए, जबकि वह उम्मीद में कुछ कदम पीछे हटे हुए दो लोगों को दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रही थी। अगर तुम्हें हिम्मत है तो और कोशिश करो। सूम्यू चेंग शाओफैंग पर ठंडे स्वर में हंसा, जबकि लियूनतियान और अन्य लोग उसके पीछे चले गए। आप इसे अपने ऊपर लेकर आए। अचानक हंसते हुए चेंग शाओफैंग ने अपना हाथ लहराया और सभी को अपने पीछे आगे कर दिया। शुल्क। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। चेंग शाओफैंग सूम्यू के चेहरे पर मुक्का मारते हुए सूम्यू की ओर बढ़े। सूम्यू हंसे और हथेली से जवाब दिया। टक्कर के समय सूम्यू को खुद को स्थिर करने से पहले एक दर्जन या उससे अधिक कदम पीछे धकेल दिया गया था, जबकि चेंग शाओफैंग शांत दिख रहे थे। उसका शरीर स्थिर रहा। क्या आपका युवान चरण में सफल हुए? सूम्यू का चेहरा बहुत बदल गया, क्योंकि जब उन्होंने मुठ्ठियां मारी थी तो चेंग शाओफैंग से सूम्यू को जो विश्व क्यूई महसूस हुई थी, वह उसके स्वयं के छोटे स्वभाव वाले शरीर के 9वें चरण के विश्व क्यूई से अधिक मजबूत और सघन थी। ये स्पष्ट रूप से का युवान स्टेज को तोड़ने से प्राप्त ताकत थी। चेंग शाओफैंग लगातार मुस्कुराते हुए सूम्यू की ओर बढ़ते रहे। सूम्यू, आपने और मैंने एक ही समय में खेती शुरू की, लेकिन लोगों के बीच बहुत अंतर है। अब से सूम्यू, आप केवल मैं चेंग शाओफैंग के कदमों का अनुसरण कर सकते हैं। तुम सदैव मुझसे आगे निकलने का केवल सपना ही देख सकते हो। सूम्यू का चेहरा निराशा से राख हो गया, उसका दिल कड़वा और व्यथित हो गया। चेंग शाओफैंग से सूम्यू को जो हार का एहसास हुआ, वह कायान से हारने से कई गुना ज्यादा बुरा था। एक पल में चेंग शाओफैंग लगभग उसके पास पहुंच गया था। अपने शरीर को इधर उधर घुमाने से सूम्यू को कुछ भी पता चलने की हिम्मत नहीं हुई। 9वें चरण का संयमित शरीर मजबूत था, लेकिन चेंग शाओफैंग के युवान चरण की ताकत के खिलाफ बचाव के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था। कायान के ब्लैक विंड फॉरेस्ट में पहुंचने से पहले ही वह दूर से लड़ाई की आवाजें सुन सकता था। ध्वनियों के भीतर अपमान और शोक से भरेली यूनतियान के समूह के श्राप और गालियां मिश्रित थीं। अपने कानों पर जोर देकर उसने कुछ देर तक सुना। कायान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे सूम्यू के समूह के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा हो। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कायान ने अपनी गति तेज कर दी।
जब वह उस चार तरफा चौराहे पर पहुंचा तो उसने आश्चर्यजनक रूप से सूम्यू को खून से लथपथ और सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर पड़ा हुआ पाया। जबकि एक युवक उसे पीटते हुए उसके ऊपर बैठ गया, ली युनतियान और अन्य लोग सूम्यू के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में लोगों की संख्या बहुत अधिक थी और उनकी संचित ताकत बहुत अधिक थी। स्काई टॉवर पवेलियन के शिष्य पहले से ही युद्ध में व्यस्त थे, तो वे सूम्यू पर कैसे ध्यान दे सकते थे? सबमिट करें या नहीं? चेंग शाओफेंग ने सूम्यू की आंख पर एक मुक्का मारा। सूम्यू की आंख का सॉकेट पहले ही फट चुका था, खून टपक रहा था। नरक को सौंप दो। सूम्यू ने चेंग शाओफेंग के चेहरे की ओर खून की एक पतली धार उगल दी। सबमिट करें या नहीं? उसने फिर से पूछा और इस बार सूम्यू के गाल की हड्डी पर एक और मुक्का मारा और उसे सूझ दिया। मैं समर्पण करता हूँ, मैं आपके पूर्वजों के प्रति समर्पण करता हूँ। सूम्यू की सांसें फूल रही थी, फिर भी वह तीखे वाक्यांश बोल रहा था। सबमिट करें या नहीं? अपनी दादी के नितंब के प्रति समर्पित हो जाओ। चेंग शाओफेंग ने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किए, उन्होंने सबमिट करें या नहीं पूछने से पहले सिर्फ एक मुक्का मारा, जबकि सूम्यू ने लगातार जहरीले शाप वाक्यांशों के साथ उत्तर दिया, जिससे चेंग शाओफेंग की मुट्ठी भारी और भारी, अधिक से अधिक शातिर हो गई। कायान दूर खड़ा शांति से दृश्य देख रहा था। उसे पता चला कि सूमू में कितनी हिम्मत और साहस है, और सूमू को इस तरह देखकर उसे अपने पुराने स्वभाव की याद आ गई जब वह एक ऐसे दुश्मन से मिला था जिसे वह हरा नहीं सकता था। हालांकि उनके शरीर घावों से अटे पड़े थे, फिर भी उन्होंने समर्पण नहीं किया। यह मूर्खता नहीं थी, बल्कि हठी होना था। मूल रूप से कायान ने हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी, और वह नहीं जानता था कि सूम्यू ने किस व्यक्ति को नाराज किया था, जिसे उसे प्रतिशोध की गुंजाइश के बिना ही अपने वश में कर लिया था। लेकिन सूम्यू के मौजूदा अडिग चरित्र ने कायान को थोड़ा बहुत उसका अनुमोदन करने पर मजबूर कर दिया। उस समय चेंग शाओफेंग भी लगातार पिटाई से थक गया था। हालांकि सूम्यू खून से लथपथ था और उसके नीचे का चेहरा सूजा हुआ था। उसकी आंख की सॉकेट टूटी हुई थी और मुंह खून से भरा हुआ था। उसके चेहरे और आंखों में पूरी तरह से तिरस्कार की भावना बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। हुमेइये ने एक बार फिर समय पर कहा, छोटे भाई चेंग, आप उसे क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि छोटे भाई सू का चरित्र अडिग है और यह बड़ी बहन से ही लोगों को पसंद करती है। जैसे ही यह कहा गया, सूम्यू ने अपना सिर घुमाया और कसम खाए, बेशर्म वेश्या। चेंग शाओफेंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या इसका चरित्र अडिग है? मुझे भी ये पसंद है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने लापरवाही से जमीन से एक पत्थर उठाया और सूम्यू के सिर पर रख दिया। PS, ठीक है, हुमेइये पर और कौन इतना नाराज था? यदि आप सहमत हैं तो कहें। मैं अपना बहुत सारा समय ये सोचने में बर्बाद कर देता हूँ कि वह कैसी दिखती थी और वह कितनी कुतिया निकली। बेचारी सूम्यू, और मुझे लगता है कि अब कायान के सामने आने और सूम्यू की मदद करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अगला अध्याय अधिक दिलचस्प और कम क्रोधित करने वाला होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 39 युद्ध। सूम्यू ने चेंग शाओफेंग को जहरीली निगाहों से देखा। बिना पलक झपकाए उसने कहा, चेंग शाओफेंग, अगर तुम आज इस युवा मास्टर को नहीं मारोगे तो ये युवा मास्टर इसे कभी जाने नहीं देगा। आप अभी भी बहुत गंदे हैं। चेंग शाओफेंग के मन में बचा हुआ अपराध बोध अब उसके क्रोध पर हावी हो गया था, क्योंकि उसने बेरहमी से पत्थर को नीचे की ओर पटक दिया था। इस बार यदि पत्थर उसके सिर पर जा लगा, यदि सूम्यू की मृत्यु नहीं हुई, तो कम से कम वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। युवा मास्टर सू, ली युनतियान और अन्य लोग बेबस होकर जमीन पर लेटकर अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगे। उन्होंने स्टॉर्म हाउस के शिष्यों द्वारा उनके शरीर पर बेरहमी से लात मारने के अपने भाग्य से खुद को इस्तीफा दे दिया। हुमेइये की आंखों में आश्चर्य की एक किरण दौड़ गई। उसका दिल लगातार धड़कने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये केवल कनिष्ठ शिष्यों के बीच मतभेद था, लेकिन एक शिष्य द्वारा दूसरे के मस्तिष्क को कोसने की बात अलग थी। उसने कल्पना नहीं की थी कि चीजें इस स्तर तक बढ़ जाएंगी। यदि सूम्यू वास्तव में यहाँ मर गया उसकी स्थिति के साथ, तो स्काई टॉवर मंडप और स्टॉर्म हाउस दुश्मनी में एक दूसरे के गले लग जाएंगे। हर किसी के विचार अलग अलग थे, लेकिन वे सभी चेंग शाओफेंग के हाथ में मौजूद पत्थर से जुड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पत्थर धीरे धीरे सूम्यू के चेहरे की ओर आ रहा है, एक बेहद पतला हाथ अचानक आगे बढ़ा और पत्थर का रास्ता रोक दिया। वह हाथ उतना मजबूत नहीं लग रहा था, वह औसत से पतला भी लग रहा था, और जैसे ही पत्थर की नोक उस हाथ से टकराई, उसने हाथ को तोड़ दिया और खून की धारा बह निकली। उस हाथ से पत्थर का रास्ता अवरुद्ध होने से यह सुनिश्चित हो गया कि सूम्यू को इससे कोई और नुकसान न हो। इस घातक हमले के रुकने से ली युनतियान और अन्य लोगों के तनावग्रस्त दिलों ने तुरंत राहत की सांस ली। उत्सुकता से उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वह कौन था जो इतने महत्वपूर्ण क्षण में उस पत्थर को रोकने में कामयाब रहा। लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उनके भाव सदमे और शर्मिंदगी में बदल गए। वरिष्ठ काय, ली युनतियान चिल्लाया, सभी संभावनाओं में से उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उद्धारकर्ता वास्तव में कायान था, जिस व्यक्ति पर उन्होंने पहले घात लगाकर हमला करने और पीटने की योजना बनाई थी। उस समय ली युनतियान शर्मिंदा था और अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ था। हंगामा तुरंत शांत हो गया। स्टॉर्म हाउस के शिष्यों ने लात मारना बंद कर दिया और पीड़ित स्काई टॉवर के शिष्यों ने संभलने का अवसर लिया। किनारे पर खड़े होकर हुमेइये का छोटा मुंह खुला था। कायान को घूरते हुए वह कुछ हद तक सदमे में थी। उसने पाया कि भले ही इस दुबले पतले शरीर वाले युवक का हाथ खून से लथपथ था, लेकिन उसकी भौं पर जरा भी शिकन नहीं आई थी और न ही दर्द के कारण उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव आया था। इसके विपरीत उसके चेहरे पर उत्साह और प्रत्याशा के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसकी चमकती आंखों में एक क्रूर चमक थी। न जाने क्यों हुमेइये को अचानक लगा कि यह व्यक्ति खतरनाक है। टपक टपक टप टप गहरा लाल खून उसकी उंगलियों से जमीन की ओर टपक रहा था, जिससे आने वाली शांति भंग हो रही थी। चेंग शाओफेंग की अभिव्यक्ति पूरी तरह से कायान पर केंद्रित थी। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप स्काई टॉवर पवेलियन के शिष्य हैं? हाँ, कायान ने अपना सिर हिलाया, जबकि दर्द के परिचित वार ने उसे और उत्तेजित कर दिया और उत्तेजना में उसके पूरे शरीर में खून उबलने लगा। युद्ध की कुचली ने उसे अधीर कर दिया, क्योंकि वह एड्रेनालाइन के उछाल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का आपका उद्देश्य क्या है? चेंग शाओफेंग का लहजा कृपालु था, जबकि स्टॉर्म हाउस के अन्य शिष्य अहंकारपूर्वक मुस्कुराए और धीरे धीरे ली युनतियान और अन्य को घेरने और फंसाने के लिए चले गए। अन्य लोगों का व्यवसाय, कायान ने आलस्य से मुस्कुराते हुए कहा, आपने पहले ही कहा है कि मैं स्काई टॉवर पवेलियन का शिष्य था, तो इसे हस्तक्षेप कैसे माना जाता है? भले ही इसकी गिनती न हो, फिर भी वे मुझे वरिष्ठ कहते हैं। अच्छा, दूसरे ने अपना उद्धार कर दिया है। चेंग शाओफेंग दिल से हंसे, यहाँ तक कि लाओजी, आप स्काई टॉवर मंडप शिष्यों को देखने के लिए सहन नहीं कर सकते। TLN, लाओजी एक चीनी दार्शनिक और ताओवाद के संस्थापक हैं। एक शांतिवादी प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने भविष्य के राजनेताओं को अपने जैसा बनने और कमजोरों की मदद करने के लिए प्रभावित किया। लेकिन चेंग शाओ का कहना है कि इस दयनीय स्थिति पर भी लाओजी को दया आएगी। वरिष्ठ काय, जल्दी से चले जाओ। जमीन पर रेंगते हुए ली युनतियान जोर से चिल्लाया, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तुम उनके बराबर नहीं हो, जल्दी से चले जाओ। ली युनतियान काफी दुर्भाग्यशाली था, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति स्टॉर्म हाउस के शिष्यों के करीब थी
और चूंकि वह इतना हंगामा कर रहा था, एक उबा हुआ स्टॉर्म हाउस शिष्य आया और उसकी गर्दन काटकर उसे चुप करा दिया। जब चेंग शाओफेंग और कायांग शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे तो वे अपने शब्दों के साथ साथ उस पत्थर से भी झगड़ रहे थे। चेंग शाओफेंग ने जबरन अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे पत्थर के हाथ बड़े हो गए हों और वह कायांग के हाथों से चिपक गया हो। चेंग शाओफेंग पहले ही कायुआन स्टेज पर पहुंच चुके थे, जबकि उनके सामने का शरीर पतला और दुबला था। एक साधारण हवा उसे उड़ा सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्काई टावर पवेलियन का ये शिष्य केवल संयमित शरीर के स्तर पर था। ऐसा कोई भी व्यक्ति उसके चेंग शाओफेंग के खिलाफ जीत नहीं सकता था। इससे उनका मन क्रोध से भड़क उठा। तुरंत उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और चिल्लाया, मेरे लिए उसे मारो। आसपास के स्टॉर्म हाउस के शिष्यों ने आदेश सुना और कायांग की ओर दौड़ पड़े। तुरंत कायांग ने अपने शरीर को हिलाया, फिर भी उस पत्थर को पकड़ा हुआ था जो खून के लाल रंग में रंगा हुआ था, और उसने पत्थर को पास के स्टॉर्म हाउस शिष्य की ओर फेंक दिया। चाहे कुछ भी हो, कायांग की यह मुट्ठी किसी हथियार की बराबरी नहीं कर सकती थी, लेकिन भले ही उसके पास केवल एक पत्थर था, फिर भी यह एक साधारण मुट्ठी से अधिक शक्तिशाली थी। इससे पहले कि स्टॉर्म हाउस का शिष्य कायांग के पास पहुंचे, मौका पाकर उस पत्थर से उसके सिर पर बुरी तरह हमला कर दिया गया। इससे उसके सिर का एक हिस्सा कट गया, जिससे नीचे का लाल मांस दिखाई देने लगा, जबकि वह जमीन पर गिर गया। भले ही उसने एक व्यक्ति को मारा था, कायांग यही नहीं रुका, बल्कि उसकी हरकतें और भी तेज हो गईं। जैसे एक बाज खरगोश पर हमला करता है, उसने स्टॉर्म हाउस के दूसरे शिष्य के साथ भी वैसा ही किया। कायांग के हमले बहुत भयंकर थे, उसके तरीके क्रूर और किसी की कल्पना से भी दूर थे। एक पल में उसने स्टॉर्म हाउस के 4 शिष्यों को निपटा दिया। इस बीच पत्थर अब टुकड़े टुकड़े हो गया था। एक और मूर्ति बाहर फेंकने पर पत्थर के टुकड़े छिपे हुए हथियारों की तरह उड़ गए। घने और बारीकी से पैक किए गए पत्थर के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। स्टॉर्म हाउस के शिष्यों के गालों को पकड़कर दयनीय चीखों की लहर दौड़ गई, क्योंकि जब वे फुसफुसा रहे थे और दर्द से चिल्ला रहे थे तो कोई छोटी संख्या में लोग घायल नहीं हुए थे। मौके का फायदा उठाते हुए कायांग ने 2 और लातें मारी और 2 और शिष्यों को उड़ा दिया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे भी डुबाना शुरू कर दिया था। स्टॉर्म हाउस के शिष्यों की संख्या कोई छोटी संख्या नहीं थी, और हालांकि कायांग ने कुछ लोगों को भेजा था, फिर भी चारों दिशाओं के दुश्मनों से मुकाबला करना मुश्किल था। पिंग पैंग वार टकराने लगे, कायांग लड़खड़ाने लगी। इस बीच स्टॉर्म हाउस के कुछ और शिष्य गिर गए, उनके शरीर लाल गर्म दर्द से झुलस रहे थे। कायांग ने जो सच्ची यांग रणनीति विकसित की थी, उसने अंततः उसी क्षण अपनी ताकत प्रदर्शित की। उसकी सभी मुठ्ठियां और लातें यांग की हुई में समाई हुई थी, तो छठे 7वें स्तर के संयमित शरीर के साथ वे कैसे विरोध कर सकते थे। कहने की जरूरत नहीं है, ये केवल सामान्य हमले थे जिनमें यांग तरल का भी उपयोग नहीं किया गया था। यदि उसने यांग तरल का उपयोग किया होता तो कायांग की ताकत और भी अधिक शक्तिशाली होती। बात सिर्फ इतनी थी कि पिछले कुछ दिनों में उसने यांग तरल की केवल एक बूंद ही संघनित की थी, तो वह इसे यहाँ उपयोग करने के लिए कैसे सहन कर सकता था। कायांग द्वारा पराजित स्टॉर्म हाउस शिष्यों की संख्या कोई छोटी राशि नहीं थी, लेकिन उनके लिए भी आसान समय नहीं था। आखिरकार वह केवल संयमित शरीर के 7वें चरण में था। इसके अलावा उसे अभी तक कोई भी शारीरिक गतिविधि मार्शल कौशल विकसित नहीं करना था। वह संभवतः लोगों के इस समूह द्वारा उस पर होने वाले सभी हमलों से कैसे बच सकता है। कायांग के माथे के किनारे से खून बह रहा था, उसका खून बह रहा था। ये दृश्य उसके हाथ और पैरों पर दोहराया गया था और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन न केवल ये चोटें कायांग की लड़ने की ताकत को प्रभावित करने में असमर्थ थी, बल्कि उन्होंने वास्तव में उस पर हमला करना और अधिक कठिन बना दिया और उसके हमलों को और अधिक क्रूर बना दिया। उसकी हड्डियों से एक गर्म भावना रिसने लगी, जिससे कायांग में असीमित मात्रा में शक्ति आ गई। इस गर्मजोशी की भावना के साथ न केवल उसकी ताकत फिर से भर गई, बल्कि उसके हमलों को थोड़ा अधिक शक्तिशाली बना दिया और उसे गति भी प्रदान की। कायांग वास्तव में सुनहरे शरीर के पीछे के रहस्य को नहीं जानते थे, लेकिन हर बार जब उन्हें चोटें लगती थी तो वे सुनहरे शरीर के उपचार प्रभावों को उत्तेजित करते थे। इस प्रकार चोटें और दर्द उसे और भी मजबूत बना देंगे। अवलोकन कर रही हुमेइर को बार बार असाधारण दृश्यों का सामना करना पड़ा। उसके छोटे चेरी रंग के होंठ अभी भी बंद नहीं हुए थे। मूल रूप से उसने सोचा था कि स्काई टावर मंडप शिष्य के साथ शीघ्रता से निपटा जाएगा और फिर चेंग शाओफेंग के लोगों द्वारा बेरहमी से पीटा जाएगा। लेकिन वर्तमान युद्ध के परिणाम उसके युद्ध के पूर्वानुमान से बहुत अलग थे। स्टॉर्म हाउस की ओर से लगभग 10 ढह गए शिष्य थे। पहले जोड़े का उल्लेख नहीं किया गया था, जो पत्थर से बेहोश हो गए थे। बाकी सभी जमीन पर पड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। उनकी त्वचा भाप बनकर लाल हो गई थी। क्या ये व्यक्ति युद्ध के लिए वर्ल्ड क्यूई का उपयोग कर रहा है? हुमेइर तुलना से परे हैरान थे उन संयमित शरीर अभ्यासियों के लिए अपने विश्व क्यूई का उपयोग करने के लिए। जितना अधिक उन्होंने इसका उपयोग किया, उतना ही कम उनके पास था। संयमित शारीरिक अवस्था से उबरना बहुत कठिन था। ये किसी की कब्र खोदने के बराबर था। क्या उसे डर नहीं था कि उसके वर्तमान कार्य उसके भविष्य के विकास को प्रभावित करेंगे? अध्याय 40। आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। स्टॉर्म हाउस के शिष्यों के लगातार गिरने के साथ उच्च तनाव की लड़ाई जारी रही, लेकिन गिरने वाले प्रत्येक शिष्य के लिए कायांग को एक नई चोट मिली। उसके लगातार संघर्ष के कारण कायांग के कपड़े बहुत पहले ही खून से लाल हो चुके थे। उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसकी गर्दन की नसें स्पष्ट रूप से उभरी हुई थी। खून से सनी आंखों के कारण उसका पूरा अस्तित्व एक रिक्तपिपासु जानवर में बदल गया था। असहनीय रूप से सुम्यू दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया और कायांग की दिमाग हिला देने वाली लड़ाई को एकटक देखता रहा। हर बार जब वह एक दुश्मन को मार गिराता तो दूसरा उठ खड़ा होता, जिससे सुमू के दिल में एक अकथनीय भावना पैदा हो जाती। आज का मामला उसके कारण हुआ था और कायांग भी उसका दुश्मन था। फिर भी वह निश्चित मौत से बचने में उसकी मदद करने आया था। हालांकि वह मदद करने के लिए दृढ़ था, लेकिन चेंग शाओफेंग से मिली पिटाई के कारण उसकी ताकत खत्म हो गई थी। पिंग, ऐसा लगा स्टॉर्म हाउस के एक अन्य शिष्य को जमीन पर उड़ते हुए भेजा गया। जब वह उतरा तो अत्यधिक दर्द से कराह उठा। ट्रुयान टैक्टिक से उत्पन्न ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, जिससे उसे चिलचिलाती गर्मी और दर्दनाक दर्द महसूस हुआ। कायांग की रक्तरंजित आंखों ने स्तब्ध चेंग शाओफेंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी और रहस्यमय मुस्कान थी। चेंग शाओफेंग का दिल उथल पुथल में था, क्योंकि कायांग की बर्बरता ने उसे भयभीत कर दिया था। अब जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसका पूरा शरीर जमीन पर जम गया था। हुमेइर की तिरस्कार भरी हंसी सुनाई दी। इस हंसी ने चेंग शाओफेंग को शर्मिंदा महसूस कराया। उसने खुद को सीधा किया और कायांग को उदासीनता से देखा। शांति से उन्होंने कहा, मैं नहीं बता सकता कि वास्तव में आपके पास इतना कौशल था। कदम दर कदम कायांग बस आगे बढ़ता गया। उसके कदम स्थिर थे, उसका पतला शरीर दबाव की एक पागल धार छोड़ रहा था। चेंग शाओफेंग की सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी। उसकी अभिव्यक्ति बदलती हुई उसने अचानक कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए मुझे दोष मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी बेल्ट से कृपाण निकाली। जब वह सुम्यू और अन्य लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था तो उसने अपने हथियार का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई हताहत हो। पत्थर का उपयोग केवल इसलिए किया गया क्योंकि उसके सिर पर खून चढ़ गया था और वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रहा था। लेकिन अब अगर उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था तो चेंग शाओफेंग पर कोई भरोसा नहीं था। खून से लथपथ स्काई टावर पवेलियन का यह शिष्य बेहद खूंखार था। आप सावधान रहें, क्योंकि यह व्यक्ति पहले ही कायुआन स्टेज तक पहुंच चुका है। सुम्यू ने अनिच्छापूर्वक कायांग को सूचित किया, यद्यपि स्पष्ट रूप से।
कायुआन स्टेज। बुदबुदाते हुए कायांग अपनी जगह पर रुक गया। चेंग शाओ फेस प्रसन्न हो गया। तुरंत अहंकार में आकर उसने चिल्लाकर कहा, बच्चे, तुम केवल संयमित शरीर के स्तर पर हो तो तुम मेरे मुकाबले कैसे हो? चूंकि आपने अपनी वर्ल्ड क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा का उपयोग किया है, आपको इसे पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होने से पहले कम से कम कुछ महीनों की आवश्यकता होगी। यदि आप संघर्ष करना जारी रखते हैं तो इसका असर आपकी नींव पर पड़ेगा और आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब एक अच्छा बच्चा बनो और माफी के लिए गुड नाइट। मैं डीएस कायांग पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। आप चेंग शाओ फैंग बहुत चिंतित थे, क्या ये व्यक्ति बेवकूफ़ है? वह पहले से ही जानता था कि वह कायुआन स्टेज पर है, फिर भी उसने आगे बढ़ने का साहस किया। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, चेंग शाओ फैंग ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने कृपान पकड़कर कायांग की ओर वार किया। इस सीधे हमले के जवाब में कायांग ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपनी हथेली खोली और उसे पकड़ने का इशारा किया। हालांकि यह कृपान केवल एक सामान्य श्रेणी का हथियार था, फिर भी यह एक धारदार हथियार था। एक शारीरिक मानव शरीर संभवतः ऐसे हथियार का सामना कैसे कर सकता है? चेंग शाओ फैंग की अभिव्यक्ति प्रसन्न थी, ये सोचकर कि वह अपने निधन के रास्ते पर चल रहा था। अपनी लंबी कृपान की गति बढ़ाते हुए वह कायांग की खुली हथेली का स्वागत करने गया। पू की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने कल्पना की थी कि यह होगा। कृपान के साथ कायांग का हाथ घायल हो गया और हर जगह खून बह रहा था। हुमेई चौंक गई जब उसने कायांग के आत्मविश्वास को देखा और कैसे उसने भव्यता और शक्ति के साथ इसका स्वागत किया। उसने सोचा कि उसके पास कुछ अकल्पनीय और अद्भुत तरीका है, लेकिन अब जब उसने देखा कि वह चेंग शाओ फैंग द्वारा इतनी आसानी से घायल हो गया था तो वह निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अंत में उस व्यक्ति के पास ज्यादा कुछ नहीं था और केवल मूर्खता थी। हुमेई के विचार समाप्त होने से पहले वे 180 डिग्री बदल गए। भले ही कायांग का हाथ छिद गया था, फिर भी वह नहीं रुका और फिर भी चेंग शाओ फैंग की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही दोनों लोग एक दूसरे की पहुंच में थे, जबकि कृपान पर मांस की आवाज ने दूसरों को परेशान कर दिया। ऐसा लगा कायांग का तिरछा हाथ चेंग शाओ फैंग के तलवार वाले हाथ और हैंडल को पकड़ने के लिए चला गया। उसके सामने उन्मादी कायांग के साथ चेंग शाओ फैंग अब अपने डर को छिपा नहीं सकता था। जैसे ही उसने अपनी कृपान वापस खींचने की कोशिश की, प्रतिद्वंद्वी ने जान बचाने के लिए उसे मजबूती से पकड़ लिया। दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंसते हुए कायांग की खून से लथपथ आंखें खून की प्यासी चमक से चमक उठी, जबकि उसने चेंग शाओ फैंग के चेहरे की ओर एक खूनी मुट्ठी फेंकी। बेतहाशा चेंग शाओ फैंग ने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया, साथ ही अपने बचाव में सहायता के लिए जल्दबाजी में अपनी वर्ल्ड क्यूई का उपयोग किया। लेकिन चेंग शाओ फैंग ने अभी अभी कायुआन चरण में प्रवेश किया था। उसके भीतर कितनी विश्व क्यूई थी। बेरहमी से कायांग की मुट्ठी उसके चेहरे पर मारी गई, जिससे उसका एक दांत उखड़ गया और उसका गाल तुरंत सूज गया। उसके बाद उसे जो जलन महसूस हुई वह ऐसी थी मानो उसके चेहरे पर लगातार उबलता पानी डाला जा रहा हो। ऐसा अत्याचारी विश्व क्यूई। चेंग शाओ फैंग अंततः भयभीत हो गया। उसने पाया कि भले ही वह कायुआन स्टेज पर था, उसके अंदर की विश्व क्यूई इस उग्र आक्रमण को नहीं रोक सकती थी। कुछ ही क्षण में वह जलकर चक्कर खा गया। विचलित होकर कायांग की दूसरी मुट्ठी आ गई, जिससे चेंग शाओ फैंग का दिमाग स्पष्ट हो गया। एक और मुक्के के कारण उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया, जिससे उसे कायांग के सामने घुटनों के बल झुकना पड़ा और उसका चेहरा चकित हो गया। अपना पैर पीछे ले जाते हुए कायांग ने लात मारी और उसे उड़ा दिया। आगामी सन्नाटे के बीच हुमेई विश्वास से परे सदमे में था। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति मूर्ख नहीं था। वह उस लंबी कृपान को पकड़ने के लिए इसलिए गया क्योंकि उसने कुछ योजना बनाई थी। केवल एक बार जब उसने कृपान पकड़ लिया तो चेंग शाओ हिलने या ठीक से हमला करने में असमर्थ हो जाएगा। स्टॉर्म हाउस के दर्जनों शिष्य, यहाँ तक कि कायुआन स्टेज चेंग शाओ फैंग भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। अपना सिर घुमाते हुए कायांग ने हुमेई की ओर देखा। अपनी रक्तलाल आंखों को उस पर केंद्रित करते हुए हुमेई अनजाने में कांप उठा। वह इतने क्रूर व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिली थी, जो केवल शारीरिक अवस्था में था। आखिरकार यह खूनी लड़ाई ही थी जिसने युवा सेनानियों को आकार दिया। उसने वास्तव में पहले कभी ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया था। चीची, लोगों के दुखते दांतों का शोर गूंज उठा। इस बीच कायांग ने शांति से अपना कृपान निकाला, जिसने उसके हाथ को छेद दिया था, जिससे गर्म खून की नदी बह निकली। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी भौहों तक में दर्द की शिकन तक नहीं आई और कृपान को एक तरफ फेंकने के बाद वह इत्मीनान से हुमेई के पास चला गया। ये चुलबुली लड़की मौके पर ही कांप उठी और एक खोखली हंसी निकालते हुए घबराकर निकल गई। जैसे ही वह मुस्कुराए, कायांग पहले ही उसके पास पहुंच चुका था और उसकी पतली सफेद गर्दन को उसने अपनी खूनी पकड़ में ले लिया था। जैसे ही उसके पैर जमीन से उठे, उसने दबी आवाज में रोना शुरू कर दिया। हुमेई के गले से एक तेज चीख और कराह निकली जो उसके दिवा स्वप्न में खोई हुई लग रही थी। झुकते हुए कायांग ने हुमेई की ओर देखा और पूरे समय ठंडे स्वर में हंसती रही। घबराकर हुमेई का दिल जोर से धड़क उठा और उसने तुरंत समझाने की कोशिश की, मैं उनके साथ नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्लड ग्रुप से हूँ। मैंने स्काई टॉवर पवेलियन के लोगों के खिलाफ भी अपना हाथ नहीं उठाया है। वास्तव में कायांग अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। जब हुमेई ने देखा कि वह अभी भी इस व्यक्ति से बात कर सकती है तो उसका दिल शांत हो गया। हालांकि वह महिला थी, वह चेंग शाओ फैंग से अधिक मजबूत थी, लेकिन उसका कोई वास्तविक प्रभुत्व नहीं था। शक्तिशाली आभा की तरह। ऐसा शरीर की वजह से था। आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं। साहस जुटाते हुए हुमेई ने एक हरा सफेद जेड जैसा हाथ बढ़ाया और कायांग के पेट पर रख दिया। कुछ ही देर में खून की कुछ बूंदें उसके हाथ पर लग गईं और वह उन्हें पहुंचने के लिए नहीं गई। उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी उंगली अपने मुंह में डाल ली और उसे चूस लिया। उस पल में वे सुर्खलाल होंठ छूने पर रोमांचकारी और आकर्षक लग रहे थे। उसकी मंत्र